दोस्तों हाल ही में कॉन्क्लूड हुए 77th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए सेशन में कोविड 19 पैंडेमिक के बाद पहली बार वर्ल्ड लीडर्स यूएन हेडक्वार्टर्स में जमा हुए थे। करंट डेवलपमेंट्स को देखते हुए इस बार का थीम अ वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस रखा गया था, जो कि काफी अप्रोप्रिएट था। लेकिन दुनिया को हैरान करने वाली बात यह थी कि इन चैलेंजेस और सॉल्यूशंस के दायरे में सिर्फ ग्लोबल इश्यूज ही नहीं बल्कि यूएन खुद शामिल है। ये बात इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की स्पीच में साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का करंट आर्किटेक्चर सिर्फ आउटडेटेड और इनफेक्टिव ही नहीं बल्कि डीपली अनफेयर भी है, क्योंकि वो उन्हीं कॉन्टिनेंट्स और रीजन्स के वॉइसेस को डिनाई करता है जिनके फीचर्स वो डिसाइड करता है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस की एक प्रीमियर डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसके अप्रूवल के बिना मेजर डिसीजंस जैसे सैंक्शंस लगाना या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक बिगर रोल प्रोवाइड कर सकती है। वैसे तो जयशंकर ने अपने स्पीच में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप में रिफॉर्म्स की बात डायरेक्टली नहीं की, लेकिन इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि इंडिया ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार है जिससे वो ग्लोबल साउथ के इश्यूज को एड्रेस कर सके। दरअसल सालों से इंडिया यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए कैंपेन कर रहा है। करेंटली यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिन्हें P5 यानी परमानेंट 5 या बिग 5 भी कहा जाता है। यह है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 5 परमानेंट मेंबर्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड के विजेता हैं और जब 1945 में यूएन चार्टर साइन हुआ था तब एशिया और अफ्रीका के कई कंट्रीज को यूरोपियन कॉलोनियल पावर से आजादी नहीं मिली थी। पर आज सिचुएशन काफी बदल गई है। फॉर एग्जाम्पल अब दुनिया की नजर यूरोप पे नहीं बल्कि एशिया पे है, जहां इंडिया जैसी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज और ग्लोबल प्लेयर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आज यूएनएससी के इस एलीट क्लब में एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के कॉन्टिनेंट से कोई भी रिप्रेजेंटेशन ना होना बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में इंडिया अपने इस लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड को कई प्लेटफॉर्म्स पे रेज करता आया है। वैसे तो यूएसए, यूके, फ्रांस और रशिया इंडिया की परमानेंट सीट के क्लेम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन चाइना का जवाब ना है। पर सच ये है कि कोई भी करंट P5 यानी परमानेंट 5 मेंबर यूएनएससी का एक्सपेंशन नहीं चाहता, क्योंकि इससे उनका पावर और हेजिमनी डाइल्यूट हो सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो यूएसए, यूके, फ्रांस और रशिया को पता है कि चाइना, इंडिया और जापान के कैंडिडेचर को वीटो कर देगा, यानी उनके खिलाफ नेगेटिव वोट देगा। और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी P5 मेंबर का नेगेटिव वोट मतलब रेजोल्यूशन पास ना होना है, इसलिए वो आसानी से नए पोटेंशियल मेंबर्स के कैंडिडेचर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला। ऐसे में जो सवाल पैदा होता है वो ये कि आखिर इंडिया के लिए यूएनएससी का परमानेंट सीट कितनी मायने रखता है और क्या ये सीट इतने एफर्ट्स के लायक है। आज के वीडियो में हम इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस की GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यूएनएससी में परमानेंट मेंबर होने का सबसे बड़ा फायदा है वीटो पावर, जिसकी मदद से किसी भी अनचाहे रेजोल्यूशन को रोका जा सकता है। अब तक एक रिलायबल पार्टनर होने के नाते रशिया ने कई बार इंडिया के खिलाफ मोशंस में अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया। 1957 और 1971 के बीच सोवियत यूनियन ने 6 बार अपना वीटो पावर यूज करके इंडिया के खिलाफ लिए गए रेजोल्यूशंस को रोका, और इंडिया ने भी कई बार इस दोस्ती का कर्ज अदा किया है, जैसे अभी चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल रह के। लेकिन ऑब्जर्वर्स के मुताबिक अब हालात कुछ बदल रहे हैं। इंडिया इंक्रीजिंगली रशिया पे यूक्रेन में चल रहे वॉर को खत्म करने का प्रेशर डाल रहा है। रशिया का कहना है कि यूक्रेन नेगोशिएट नहीं करना चाहता और यूक्रेन कह रहा है कि रशिया डायलॉग पे नहीं आना चाहता। इस गतिरोध के चलते अब इंडिया वेस्टर्न पावर्स के साथ इस वॉर को खत्म करने की डिमांड को दोहरा रहा है। नेचुरली रशिया के लिए अब इंडिया की दोस्ती को डाउट करना आसान हो सकता है, और ऐसे में इंडिया के लिए उसका वीटो सपोर्ट अनलाइकली है। उधर यूएसए की बात करें तो इंडिया के साथ उसके रिलेशनशिप काफी अपॉर्चुनिस्टिक रहे हैं। इंडिया यूएसए को सॉफ्टवेयर सेल करता है और उससे आर्म्स और वेपन्स खरीदता है। उनके बीच बाइलेटरल रिलेशनशिप का एक और पहलू है, और वो है चाइना को कंटेन करने की जॉइंट स्ट्रैटेजी।
यूएस ने साफ कह दिया है कि अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड किया तो वो ताइवान को डिफेंड करने के लिए अपने ट्रूप्स भेजेगा। वहीं चाइना ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो 2027 तक ताइवान पे इन्वेजन को होल्ड पे रखेगा। ये तो हम सब जानते हैं कि यूएस इकोनॉमी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पे कितनी डिपेंडेंट है, इनफैक्ट ओवर डिपेंडेंट है। इस साल मार्च में चाइना से यूएस इंपोर्ट्स एनुअल रेट $675 बिलियन तक पहुंच गया। यह अगस्त 2019 से 60% इंक्रीज है, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज गुड्स पे टैरिफ यानी टैक्स लगाया था। यूएस का एक मेजर प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ लेबर, और कई इकोनॉमिस्ट के अनुसार 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट में यूएसए 2.1 मिलियन शॉर्टफॉल एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे में वो इंपोर्ट्स पे हेवली डिपेंडेंट है, खासकर चाइनीज इंपोर्ट्स पे। और एनालिस्ट का कहना है कि अगर यूएसए चाइना वॉर हुआ भी तो ये डिपेंडेंसी आने वाले बहुत समय तक चलेगी। वहीं कुछ और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस चाइना वॉर सुनने में जितना पॉसिबल लगता है उतना ही वो अनलाइकली है, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक कंसिडरेशंस आ जाते हैं। इनफैक्ट यूएस चाइना के बजाय इंडो चाइना वॉर ज्यादा पॉसिबल है। लेकिन यह भी साफ है कि चाइना के साथ जंग में यूएसए इंडिया को मदद करने के लिए अपने ट्रूप्स डिप्लॉय नहीं करेगा, भले ही यूएसए वेपन्स और फाइनेंशियल एड भेजे। यही नहीं, ऐसे वॉर की सिचुएशन में अगर इंडिया के खिलाफ यूएनएससी में मोशन आया तो यूएसए, फ्रांस या यूके किसी पे भी इसे वीटो करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो यूएस के क्लोज अलाइज हैं। जबकि चाइना किसी भी प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान मोशन को वीटो करने में पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान चाइना का एक क्लोज अलाई है और इंडिया के साथ उसकी हिस्टोरिक दुश्मनी के चलते चाइना इस अलायंस को इंडिया के खिलाफ यूज करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि 2019 में चाइना ने यूएनएससी में पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप जैश ए मोहम्मद के हेड मसूद अजहर को एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तौर पे ब्लैकलिस्ट करने से इनकार कर दिया था। ये वही मसूद अजहर है जो फरवरी 14 पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था, जिसमें करीब 40 इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स के जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि आज यूएनएससी में इंडिया के परमानेंट सीट को सच में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। ये एक डेंजरस पोजीशन है और इसीलिए इंडिया एक वीटो पावर वाली सीट के लिए कड़े एफर्ट्स डाल रहा है। यही नहीं, यूएनएससी की परमानेंट सीट इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर होने का फॉर्मल एंडोर्समेंट यानी सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी। हम जानते हैं कि इंडिया ने एनपीटी यानी ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी को साइन करने से इनकार कर दिया है। इंडिया इन ट्रीटीज को डिस्क्रिमिनेटरी मानता है क्योंकि वो सिर्फ नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने से रोकता है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स पे ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। एनपीटी या सीटीबीटी का पार्ट होने के बावजूद भी इंडिया अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को रिस्पॉन्सिबली डेवलप करता आया है और यूएनएससी की परमानेंट सीट उसके इस स्टेटस को और भी मजबूत कर देगी। इसके अलावा यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनके इंडिया अपने आप को एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे स्ट्रेंथन कर पाएगा। ऑलरेडी इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी के एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग और दूसरे नेशंस के साथ उसके मैरीटाइम कोऑपरेशन के चलते उसे एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर माना जाता है। ऐसे में यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप न सिर्फ इंडिया को एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से डील करने के मैकेनिज्म को मजबूत करने का मौका देगी, बल्कि उसके ग्लोबल पोजीशन को भी बूस्ट करेगी। पर कई बार वेस्टर्न प्रोपेगेंडिस्ट पूछते हैं कि क्या भारत इस सीट के लायक भी है? आइए इसका जवाब भी हम खोजते हैं। दोस्तों, चाइना के बाद इंडिया सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है और करेंटली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। यूएन पॉपुलेशन डिवीजन डायरेक्टर जॉन विल्मट का कहना है कि अगर इंडिया सबसे पॉपुलेटेड नेशन बन गया तो ये उसके यूएनएससी परमानेंट सीट के क्लेम को और भी मजबूत कर देगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.429 बिलियन हिट कर सकती है और वहीं चाइना 1.426 बिलियन पे रहेगा। आज इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड अफेयर्स में एक मेजर प्लेयर है और यूएनएससी के परमानेंट सीट को डिजर्व करने के लिए उसके पास कई अचीवमेंट्स हैं। पहला, इंडिया यूएस पीस कीपिंग मिशंस में ट्रूप्स का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है और इन मिशंस में उसका रोल काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है। 1948 से जब ये मिशन स्टार्ट हुए तब से इंडिया ने 49 ओकेशंस में अपने कॉन्टिजेंट भेजे हैं और 2 लाख ट्रूप्स कंट्रीब्यूट किए हैं। 2007 में पहली बार लाइबेरिया में ऑल विमेन पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय करने का खिताब भी हमारे सर पे है और ये कोई ऑर्डिनरी अकम्प्लिशमेंट नहीं है। इन मिशंस में लगभग 160 इंडियन पीस कीपर्स शहीद हो चुके हैं। पीस कीपर्स के साथ साथ इंडियन डिप्लोमेट्स ने भी
पोस्ट वॉर कुछ मेजर इंटरनेशनल क्राइसिस में सिग्निफिकेंट रोल निभाया है। इनमें से एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है अफ्रीका के कॉन्गो से बेल्जियम के कॉलोनियल रूल का विथड्रॉल, जिसके बाद हुए टेंशंस को कंट्रोल करने में वहां यूएन के हेड ऑफ ऑपरेशंस राजेश्वर दयाल और इंडियन आर्मी के पीस कीपिंग कॉन्टिजेंट ने एक अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं, प्रेजेंट टाइम्स की बात करें, इंडिया ने थर्ड वर्ल्ड को लार्ज नंबर ऑफ कोविड वैक्सीन सप्लाई भी किए हैं और आज उसे दुनिया का फार्मेसी और सॉफ्टवेयर हब के तौर पे जाना जाता है। अब तक इंडिया ने एक ग्लोबल फार्मेसी के तौर पे मास स्केल में ड्रग्स प्रोड्यूस किए हैं और उन्हें बार्गेन बेसमेंट प्राइस में डेवलपिंग वर्ल्ड को बेचा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया दुनिया भर के एड्स ड्रग्स का एक सिग्निफिकेंट शेयर सप्लाई करता है। इसके अलावा भी कई और ऐसे एरियाज हैं जिसमें इंडिया मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज का बढ़ता थ्रेट। इस मामले में इंडिया का ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स रहा है डेवलप्ड वर्ल्ड से एमिशंस कट डिमांड करना, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ही दुनिया के लार्जेस्ट पोल्यूटर्स हैं। इस साल यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC के पेरिस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने न सिर्फ अपने क्लाइमेट एक्शन को इंटेंसिफाई करने का वादा किया, बल्कि अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट सेट किए जिससे वो 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल कर सके। क्लाइमेट एक्शन के अलावा पॉलिटिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ग्लोबली अपने फुटप्रिंट्स एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी P5 नेशंस के हेजेमोनिक इंटरेस्ट के चलते इंडिया की कैंडिडेचर एक पाइप ड्रीम या डिस्टेंट पॉसिबिलिटी बनके रह गई है। दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सीट इंडिया के लिए उतनी ही क्रूशियल है जितना अक्सर बोला जाता है। क्या होगा अगर इंडिया एग्जिस्टिंग बिग 5 के शेडो से बाहर आके एक परमानेंट UNSC मेंबर के तौर पे इंडिपेंडेंटली अपना रास्ता चुने, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका प्राइमरी एडवांटेज होगा राइट टू वीटो, जिसके थ्रू इंडिया किसी भी ऐसे रेजोल्यूशन को रोक सकता है जिससे वो एग्री ना करता हो। वैसे तो इस मामले में रशिया उसका एक प्रॉक्सी रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये काफी है। एक्सपर्ट्स की माने तो जवाब ना है। हम कितने भी ऑप्टिमिस्टिक क्यों ना हो, हमें पता है कि इंडिया द्वारा प्रेजेंट किया गया कोई भी मोशन चाइना के अप्रूवल के बगैर पास नहीं होगा, जैसा हमने मसूद अजहर के केस में देखा। तो क्या इंडिया वीटो के अलावा कुछ और एडवांटेज गेन कर पाएगा? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि UNSC में एक परमानेंट सीट इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर दूसरे नेशंस पे एक लेवरेज देगी, जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया के सपोर्ट पे डिपेंडेंट होंगे। पर इस आर्गुमेंट में दो वीकनेसेस हैं। पहला ये कि कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील करने में यूएन की रेलेवेंस काफी घट चुकी है, चाहे वो अफगानिस्तान और इराक पे यूएस का इन्वेजन हो या यूक्रेन पे रशिया का। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी इंश्योर करने में यूएन की एबिलिटी लगातार अंडरमाइन होती रही है। कई ऑब्जर्वर्स का मानना है कि यूएन एक ऐसा मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म बन के रह गया है जहां सिर्फ पावरफुल प्लेयर्स एक दूसरे के साथ कंपीट करते रहते हैं और कुछ मीनिंगलेस वीटोज में अपना समय बर्बाद करते हैं। परमानेंट मेंबर बनने के बाद भी इंडिया को दूसरी कंट्रीज से ना मिलने वाली सपोर्ट का दूसरा रीजन यह है कि नेशंस यूएन के इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स को लॉबी करने की कोशिश करेंगे, ना कि इंडिया जैसे एक नए मेंबर को। ऐसे में कई एनालिस्ट का कहना है कि यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है और इसीलिए इसके पीछे इंडिया के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स काफी मिसगाइडेड हैं। इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए वो इजराइल, जर्मनी और जापान जैसे कंट्रीज का एग्जांपल देते हैं, जो बिना यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स होते हुए भी ग्लोबल अफेयर्स में सिग्निफिकेंट प्लेयर्स हैं। अपने एस्टैब्लिशमेंट के बाद इजराइल एक पावरफुल और परसुएसिव पावर बन के उभरा, जिसने अपने लिए कई अचीवमेंट्स इंश्योर किए। इसके बावजूद भी कि इजराइल के खिलाफ जितने यूएन रेजोल्यूशंस लाए गए वो दुनिया भर के टोटल यूएन रेजोल्यूशन से ज्यादा हैं। पिछले 46 ईयर्स में इजराइल के खिलाफ 46 यूएन रेजोल्यूशंस लाए गए, लेकिन इससे इजराइल की पावर और पोजीशन इफेक्ट नहीं हो पाई है, खासकर तब जब उसके अफगान नेबर्स पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी से जूझते रहे हैं। दरअसल जब बात रियल पॉलिटिक या पावर पॉलिटिक्स की हो तो हमें याद रखना चाहिए कि पावर सिर्फ दूसरे पावर को रिस्पेक्ट करता है और इजराइल के केस में कुछ ऐसा ही है। जिस देश को कभी लैंड एनेक्स करने, न्यूक्लियर आर्मामेंट डेवलप करने और यूनिलेटरल एक्शंस के लिए कोसा जाता था, वही आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन जैसे अपने पुराने ओपोनेंट्स के साथ अपने एडवांटेज के लिए हाथ मिलाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा एग्जांपल है जर्मनी, जो यूएन बजट में यूके, फ्रांस और रशिया से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है।
उसकी साइज, जियोग्राफिकल लोकेशन और इकोनॉमिक पावर उसे यूएनएससी का एक काबिल मेंबर बनाते हैं। तीसरा एग्जांपल है जापान, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय यूएसए द्वारा उस पर किए गए बॉम्बिंग्स की तबाही और समय समय पर उस पर लगाए गए सैंक्शन से उभर कर एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन के सामने आया। आज उसकी जीडीपी यूएसए और चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट है। इजराइल, जर्मनी, जापान और इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए उनके एवोल्यूशन, कंपल्शंस और इश्यूज अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ वो ग्लोबल पिवट्स या एक्सिस के तौर पे काम करते हैं, जिनके पास डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस और नेसेसरी इकोनॉमिक मिलिट्री काबिलियत है, जो उन्हें एक डिप्लोमेटिक एज भी प्रोवाइड कराती हैं। सिर्फ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते उन्हें आज एक एक्सपेंडेड यूएनएससी का हिस्सा बनने से रोका जा रहा है। पर एनालिस्ट के मुताबिक यूएनएससी के अलावा ऐसे कई ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू इंडिया जैसा देश ग्लोबल स्टेज पे अपने आप को और भी प्रमोट कर सकता है। दोस्तों, इन ऑप्शंस में क्वाड, I2U2 और SCO जैसे मल्टीलेटरल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, जिसका हिस्सा बनके इंडिया अपने सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यूनाइटेड नेशंस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक जॉइंट इंडेवर है, जिसके डोमिनेशन को काउंटर करने के लिए क्वाड मेंबर्स रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया के लिए क्वाड अरेंजमेंट काफी मायने रखते हैं, क्योंकि इससे वो मल्टीलेटरली इंडो पैसिफिक के प्रॉस्पेरिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है और अपने आप को चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ मजबूत कर सकता है। वहीं इंडिया ने चाइना को पैसिफाई करने के लिए शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO ज्वाइन किया है, जो यूएसए के हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए स्टैब्लिश किया गया था। SCO एक यूनिक पॉलिटिकल ग्रुपिंग है जिसमें यूरेशिया और उसके नेबरिंग स्टेट्स शामिल हैं। अफगानिस्तान से यूएस लेड नेटो फोर्सेस के विड्रॉल के बाद बने पावर वैक्यूम ने SCO के रेलेवेंस को और भी बढ़ा दिया है। माना जाता है कि हाल ही में समरकंद में हुए SCO समिट को ध्यान में रखते हुए न्यू दिल्ली और बीजिंग ने लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अपनी आर्मीज को डिसएंगेज कर लिया था। ऐसी मैच्योर डिप्लोमेसी SCO जैसे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स की क्रेडिबिलिटी को बूस्ट करती है और इंडिया के लिए ये साउथ एशिया के बियॉन्ड उसके एंगेजमेंट्स को सिक्योर करता है। यही नहीं, वो ऐसे ही एक वेस्ट डोमिनेटेड ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए और अपने मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी को स्ट्रेंथन करने के लिए ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का मेंबर बना। उधर वेस्ट एशिया रीजन में अपने पोजीशन को बूस्ट करने के लिए इंडिया ने I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, UAE और यूएस का अलायंस भी ज्वाइन किया। एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी पे फोकस ये सिक्योरिटी और इकोनॉमिक अलायंस वेस्ट एशिया में इंडिया के प्रोफाइल को एनहांस करेगा, जिससे वो अपनी एनर्जी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके और इंडो पैसिफिक के बियॉन्ड अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रख अमेरिका के साथ कोऑपरेट करने में मदद करेगा। इंडिया के इन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स को देख के ये कहा जा सकता है कि वो ना सिर्फ यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए तैयार है, बल्कि अगर ये सीट ना भी मिले तो वो अपने बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लुएंस के दम पर बहुत कुछ हासिल कर सकता है। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि इंडिया को यूएनएससी सीट के पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली मजबूत हो रहा है, उससे उसका कैंडिडेचर भी स्ट्रांग हो रहा है। यही नहीं, यूएन खुद अपने सिग्निफिकेंस खो रहा है और यही वजह है कि क्वाड जैसे छोटे ग्रुपिंग इमर्ज कर रहे हैं। ये सच है कि अगर इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बना तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और रेजीम को शेप करने की उसकी एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ऐसे में जब वो मोरली और प्रैक्टिकली इस सीट के लिए एलिजिबल है तो उसे इस पे अपने सारे होप्स इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो देर से ही सही लेकिन यूएनएससी का रिफॉर्म इनवेटेबल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि इंडिया के लिए यूएनएससी सीट की इंपॉर्टेंस क्या है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में आपसे बताया कि वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक इंडिया कैन अफोर्ड टू नॉट हैव अ permanent seat at the UNSC in the near future? Comment. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।